Good afternoon, everyone. Welcome to lecture 2 फास्ट ट्रैक बैच May 21 सीए फाउंडेशन। आपने 6 टर्म्स मेरे पास कल रिवाइज कर ली थी। 7 टर्म हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एसेट्स। मैं हमेशा बोलता हूं एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, रेवेन्यू और फिफ्थ वर्ड कैपिटल। जिसको ये 5 वर्ड्स क्लियर हैं प्रॉपरली, अकाउंट्स में इसके बाहर कुछ नहीं है। ये अकाउंट्स का ए टू जेड है। जैसे इंग्लिश में ए टू जेड है ना, इसके बाहर इंग्लिश में कुछ नहीं है। सारी इंग्लिश ए टू जेड के बीच में है। वैसे ही हमारी सारी अकाउंट्स इन 5 वर्ड्स के इर्द गिर्द घूमती है। एसेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, रेवेन्यू और कैपिटल। तो स्टार्ट करते हैं एसेट से। सबसे पहले एसेट का डेफिनेशन क्या है? इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं यानी फाइनेंशियल हैं, अराइज होते हैं पास्ट इवेंट से, यानी फ्यूचर में कुछ होगा उससे एसेट नहीं आएगा, पहले कुछ हुआ उससे एसेट आएगा। आपने सेल करी तो डेटर्स आए, ये नहीं मैं फ्यूचर में सेल कर दूंगा तो उससे डेटर आज ही आ जाएंगे। नो, अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट्स। और ये हमारे द्वारा यानी बिजनेस एंटिटी द्वारा क्या है? बिजनेस एंटिटी के द्वारा कंट्रोल्ड हैं। बिजनेस एंटिटी के द्वारा कंट्रोल्ड हैं यानी मेरा इस पे कंट्रोल है। अब डेटर्स है, मेरे डेटर्स पे मेरा ये कंट्रोल है ना कि अगर वो पैसे नहीं देते मुझे तो मैं उनको स्यू कर सकता हूं और अपना पैसा इन्फोर्स करवाऊंगा, मैं लूंगा। एसेट्स बहुत ब्रॉड टर्म है, उसमें टेंजिबल, इनटेंजिबल या मैं बोलूं करंट, नॉन करंट, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं हम एसेट्स। तो वो वर्ड सारा हम क्लियर करेंगे। यहाँ पे कंट्रोल्ड है बिजनेस एंटिटी के द्वारा और इससे हमें एक्सपेक्टेशन क्या है कि ये हमें फ्यूचर में क्या दिलवाएगा? इकोनॉमिक बेनिफिट्स। अब एसेट्स के ना जरा एग्जांपल याद करो। बचपन में क्या था? बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सारे इसमें फिट हो रहे हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज पास्ट इवेंट से आए हैं, हमारे द्वारा कंट्रोल्ड है और आगे से क्या एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर बेनिफिट मिलेंगे। सिमिलरली सोचो स्टॉक, स्टॉक करंट एसेट में होता था ना स्टॉक, इकोनॉमिक रिसोर्स है, कंट्रोल्ड है, पास्ट इवेंट से आया है और साथ में हमसे आगे जाके हमें क्या एक्सपेक्टेड है? देखो पक्का बेनिफिट होगा जरूरी नहीं है, पर एक्सपेक्टेड है कि आपका स्टॉक आगे जाके लॉस में बिके, पर एक्सपेक्टेड है कि फ्यूचर में बेनिफिट देगा। अब एक और चीज सोचो, प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब ये ऐसा एसेट है जो इस डेफिनेशन में फिट होगा। वो भी नॉर्मली क्या होता है, बच्चे ना एसेट के एग्जांपल देने लग जाते हैं, मशीन, बिल्डिंग, डेफिनेशन नहीं पता होती। मैं पूछता हूँ प्रीपेड क्यों एसेट है, वो उलझ जाता है बच्चा कि हाय ये कैसे एसेट हो गया। मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर ये तो समझ में आ रहा है, स्टॉक भी समझ में आ रहा है, आपका प्रीपेड भी यहाँ पे फिट होता है। देखो कैसे, रिसोर्स इकोनॉमिक है, फाइनेंशियल, पास्ट इवेंट से आया है और आगे जाके हमें क्या देगा? बेनिफिट। और हमारा कंट्रोल है क्योंकि जो मैंने एडवांस दे दिया अगर आगे जाके मुझे उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आई कैन स्यू, मैं लीगली एक्शन ले सकता हूं सामने वाले पे। जिसको मैंने रेंट प्रीपेड करा है, अगर वो मुझे सर्विस नहीं देगा तो मैं उसे स्यू कर सकता हूं। तो ये हमारे एसेट की डेफिनेशन है, हो सके तो लर्न करना। आगे बढ़ता हूं। एसेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए लीगल ओनरशिप मायने नहीं रखती, मेन क्या मायने रखता है? कंट्रोल। अगर हमारा किसी एसेट पे कंट्रोल है, चाहे लीगली कागजों में हम उसके ओनर नहीं भी हैं तो भी हम उसका एसेट बना सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, एक कंसेप्ट है जिसका नाम है सब्सटेंस ओवर फॉर्म। सब्सटेंस ओवर फॉर्म जब मैं वर्ड पढ़ता हूं तो इसमें सब्सटेंस का मतलब है इकोनॉमिक रियलिटी और फॉर्म का मतलब है लीगल फॉर्म और ओवर का मतलब क्या होता है? ऊपर रखना। ये गेम ओवर वाला ओवर नहीं है, ये ओवर ऊपर वाला ओवर है। ये बोलता है इकोनॉमिक रियलिटी को ऊपर रखना लीगल फॉर्म के। यानी अगर लीगली एक चीज आपकी नहीं भी है लेकिन कंट्रोल आपका है पूरा उस पे, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म बोलता है उसे एसेट में दिखा दो। मैंने इसके एग्जांपल लिखवा रखे हैं आपको। एक एग्जांपल तो ये लिखवा रखा था कि एक बिजनेस एंटिटी ने अपनी बिल्डिंग सेल करनी है और उसका एग्रीमेंट कर लिया और सामने वाले बायर को उस बिल्डिंग का सारा रिस्क, सारा रिवॉर्ड आगे ट्रांसफर कर दिया। रिस्क रिवॉर्ड का मतलब क्या है? अगर बिल्डिंग को कुछ हो गया वो तेरा रिस्क, अगर बिल्डिंग के कल को कीमत बढ़ गई वो तेरा फायदा। ये बायर को कह रहे हैं हम। ये ना बायर होगा, ये यहाँ पे गलत बनाया हुआ बच्चे ने, ये बायर है। बच्चा तो फिर बच्चा है, ऑनलाइन बच्चा जिंदाबाद। बिजनेस एंटिटी कौन है? सेलर। सही कह रहा हूं? अब जिसने बिल्डिंग बाय करी, कागजों में भी बिल्डिंग उसके नाम पे नहीं हुई लेकिन सारा रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, तो हमारा सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या बोलेगा कि इस बिल्डिंग की सेल को दिखा दो। और एसेट कौन बुक कर ले? बायर।
हालांकि आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये क्लियर होना चाहिए क्योंकि सीए इंटर फाइनल लेवल में ये कंसेप्ट यूज होता है। एक एग्जांपल इसका और था, वो मैंने लिखवा रखा है फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज में क्या होता है, हमें कोई बिल्डिंग या कोई मशीन चाहिए अगर, तो हम बैंक को बोलते हैं मशीन ले ले अपने नाम पे, हमें उसे लीज पे दे दे। एक्चुअल में बैंक ऐसा क्यों करता है, सीधा हमारे नाम पे क्यों नहीं लेता? क्योंकि अगर हमारे नाम पे लेगा, कल को लोन करेगा जब बैंक, तो कल को अगर लोन की रीपेमेंट हमने ना करी तो बैंक के पास ना मशीन उठाने का राइट नहीं होगा, क्योंकि मशीन तो हमारे नाम पे होगी। तो बैंक स्मार्ट चलता है, बैंक कहता है मशीन अपने नाम पे लूंगा, आपको लीज पे दे दूंगा, आप मेरे को लीज की किस्तें, लीज पेमेंट्स करी जाना। एक्चुअल में वो जो लीज पेमेंट्स है ना, वो मशीन की वैल्यू है पूरी विद इंटरेस्ट। तो एक्चुअल में ये कॉन्ट्रैक्ट देखने में लीज का लग रहा है, लेकिन इसका एक्चुअल में नेचर क्या है, फाइनेंस। इसीलिए इस लीज का नाम क्या है, फाइनेंस लीज। अब अगर तो मैं लीज पे ले रहा हूं मशीन, फिर तो मशीन मेरा एसेट नहीं है, क्योंकि मशीन तो मैं रेंट पे ले रहा हूं। लेकिन अगर फाइनेंस लीज पे ले रहा हूं, तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म क्या बोलेगा, कागजों में लीज दिख रहा है लेकिन रियलिटी में ये एसेट आपका है, तो ऐसे भी सब्सटेंस ओवर फॉर्म लगता है। एक सब्सटेंस ओवर फॉर्म का एग्जांपल मैं आपको और देता हूं ओरली, सुनिएगा। ये मेरे पास मोबाइल फोन है, मैं कहता हूं ये मोबाइल फोन मैं आज आपको सेल करूंगा और आपसे 1 लाख रुपए ले लूंगा आज। ये मोबाइल फोन 1 लाख में सेल कर दूंगा, 3 महीने बाद आऊंगा, 1,10,000 लेके जाऊं, दे के जाऊंगा और मोबाइल वापस ले आऊंगा। इस तरह का एग्रीमेंट कर लिया मैंने। अब अगर मैं कागजों के हिसाब से देखूं तो मेरा एग्रीमेंट पता क्या बोल रहा है, पहले मैं सेल करूंगा फिर मैं परचेज करूंगा। कागज के हिसाब से तो आप एक सेल की एंट्री डाल दोगे, एक परचेज की एंट्री डाल दोगे, लेकिन जब रियलिटी में जाओगे ना, तो पता क्या पता लगेगा कि ये अरेंजमेंट सेल परचेज का नहीं है, ये अरेंजमेंट भी फाइनेंस का अरेंजमेंट है। मेरे को पैसे की जरूरत थी, तो मैंने 1 लाख रुपए लेके इसको मोबाइल गिरवी रख दिया, या मोबाइल रख दिया वहां इसके नाम पे कर दिया। 3 महीने बाद आया, मोबाइल के पैसे दिए और मोबाइल वापस ले आया। 1 लाख लिया था, वापस दे दिया 1,10,000, यानी 10,000 का ब्याज हो गया। तो इसकी अकाउंटिंग सेल परचेज की होगी या इसकी अकाउंटिंग फाइनेंसिंग की होगी? ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म बोलता है। क्या आपको क्लैरिटी है? नेक्स्ट पॉइंट, एसेट फिक्स्ड भी हो सकते हैं, एसेट करंट भी हो सकते हैं, एसेट लिक्विड एसेट भी हो सकते हैं। सर वो नहीं लिखवाए टेंजिबल इंटेंजिबल, एक्चुअल में ना क्लासिफिकेशन के भी अलग अलग टाइप्स हैं। एक क्लासिफिकेशन है टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स की, और एक क्लासिफिकेशन है करंट नॉन करंट लिक्विड, इस तरह। जब मैं बोलता हूं ना फिक्स्ड एसेट, तो फिक्स्ड एसेट में ध्यान रखना, प्लांट मशीन बिल्डिंग एसी फर्नीचर ये सब तो आएगा ही, गुडविल पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क ये वाला खानदान भी आ जाएगा। यानी टेंजिबल भी हो सकते हैं, इनटेंजिबल भी हो सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स की अगर मैं बात करूं, वो तो बचपन से आपको पता है, स्टॉक डेटर्स जो जल्दी रियलाइज हो जाते हैं, और लिक्विड एसेट्स बिल्कुल क्विक इंस्टेंट, कैश इन हैंड बैंक, ये सब। आई होप ये पॉइंट सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो एसेट्स को आप टेंजिबल और इनटेंजिबल बोल सकते हो, ये मैं बता ही चुका हूं। और नोट क्या बोल रहा है, एसेट्स सच एज डेटर्स एडवांस टू सप्लायर्स। अब ये ना ऐसे एसेट हैं, +1 की बुक पढ़ते हो, +1 की बुक कहते हैं दो ही तरह के एसेट होते हैं, या टेंजिबल या इंटेंजिबल। चलो टेंजिबल में मशीन बिल्डिंग एसी फर्नीचर स्टॉक, स्टॉक भी आ जाएगा टेंजिबल में, यस और नो। इनटेंजिबल में तो वही खानदान है, गुडविल पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट, ठा 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 ठा। एक परिवार कहीं भी कवर नहीं होता, कौन सा, डेटर्स। अब सोचो, बच्चा कहता है डेटर है तो इंसान, थप्पड़ मार सकते हैं उसके, टेंजिबल है, पर ये गलत आंसर है। डेटर्स ना टेंजिबल में फिट होते हैं ना इनटेंजिबल में फिट होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस ना टेंजिबल में फिट होते हैं ना इंटेंजिबल में फिट होते हैं। तो इस तरह के लिए मैंने आपको बताया था एक और क्लासिफिकेशन होती है एसेट्स की, दैट इज फाइनेंशियल एसेट्स, इन्हें मॉनेटरी एसेट्स भी बोल देते हैं। तो नोट में ये लिखा हुआ है। अगला वर्ड हमने जो कॉपी में कवर किया है एसेट्स के अंदर ही, वो है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट, कई बार मुझे आंसर मिलता है क्लास के अंदर, सर फिक्स्ड एसेट ना वो होते हैं जो ना फिक्स्ड होते हैं, वो ना फिक्स्ड एसेट होते हैं। फिक्स्ड एसेट, तो मैं पूछता हूँ गाड़ी फिक्स्ड है, बच्चा कहता नहीं, मैंने कहा फिक्स्ड एसेट है, बच्चा कहता हाँ, तो डेफिनेशन गलत होगी। ये तो डेफिनेशन बिल्कुल गलत है, जो एसेट फिक्स्ड है वो फिक्स्ड एसेट है। जिस फर्नीचर पे आप बैठे हो, क्या ये फिक्स्ड है? नो। कहा जहां मर्जी ले जाओ बेंच उठा के, बेंच समेत बच्चा बाहर कर देता हूं मैं ठीक है, तो फिक्स तो नहीं है।
लेकिन क्या फिक्स एसेट है? यस, बिल्कुल है। समझ रहे हो? तो डेफिनेशन भैया ये तो गलत है, जो चीजें फिक्स्ड है वो फिक्स एसेट है। कई बार मेरे को फिक्स एसेट में ये डेफिनेशन भी मिली है, सर जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, मैं कहता हूँ डेफिनेशन थोड़ी, तो एग्जांपल है, डेफिनेशन दो ना। तो डेफिनेशन क्या है फिक्स एसेट की, वो सुनिए। वो एसेट्स जिनको आपने रखा हुआ है यूज करने के लिए 1 साल से ज्यादा के लिए, उसे हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स। यस और नो? एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं क्लास में, एफडी करवा दी मैंने बैंक के अंदर, फिक्स डिपॉजिट, एफडी करवा दी, है तो एसेट, मेरा एफडी है, मेरी एसेट है। क्या ये एफडी करवाना भी फिक्स एसेट है? क्योंकि नाम है फिक्स डिपॉजिट। फिक्स देख के ज्यादा फिक्स ना हो जाना, ये फिक्स्ड डिपॉजिट जो है ये फिक्स एसेट नहीं है। अब बच्चा पता क्यों बोलता है, सर एक तो फिक्स लिखा हुआ है, ऊपर से 5 साल की एफडी कराई है, तो 1 साल से ज्यादा भी है। मैं कह रहा हूं एक चीज चेक करो, क्या ये एफडी आप यूज करते हो बिजनेस में? द आंसर इज नो। इसको पता क्या बोलते हैं? बताओ। इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट होती है। मतलब एक एसेट वर्ड ऐसा है जो +1 +2 में आपने ऐसी पढ़ के खत्म कर दिया, इस पे किताब लिखी जा सकती है पूरी एसेट वर्ड पे, कि भाई एसेट में टेंजिबल होते हैं, इनटेंजिबल होते हैं, करंट होते हैं, नॉन करंट होते हैं, लिक्विड होते हैं, फिर उसके अलावा फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं या इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, वो भी एसेट्स होती हैं। मतलब एसेट्स को ही पढ़ना चाहो तो पूरी किताब पढ़ सकते हो एसेट्स के ऊपर। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? और खास बात, इन्हें आपने रीसेल पर्पस के लिए नहीं रखा। अब मान लो मैंने स्टॉक लिया, 2 साल बिका नहीं, पड़ा हुआ है, क्या उसे मैं फिक्स एसेट बोल दूं? नो, क्योंकि ना तो वो यूज हो रहा है और मैंने रखा रीसेल के लिए हुआ है। जो चीज मैंने रीसेल के लिए रखी हुई है वो फिक्स एसेट नहीं हो सकती। हाँ, फिक्स एसेट को निचोड़ के सेल कर दो वो अलग बात है, पर रीसेल के लिए रखा नहीं हुआ। पर अकाउंट से ये नहीं कहता कि रीसेल कर नहीं सकते, बट आपने रीसेल के लिए रखा नहीं हुआ। वरना मशीन भी तो बेचते थे आप, जब कंडम होगी तो बेचोगे ही, पर वैसे आपने रीसेल के लिए नहीं रखा हुआ। आजकल फिक्स एसेट को हम किस नाम से बोलने लगे हैं? पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स। एएस इस पे बना हुआ है, AS10 पीपीई। सिलेबस में है नहीं वैसे एएस आपको, बट आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। पढ़ के देखा? और बताओ पीपीई में टेंजिबल एसेट कवर हो रहे हैं या इनटेंजिबल भी कवर हो रहे हैं? सिर्फ टेंजिबल। इनटेंजिबल वर्ड अलग यूज होता है, इनटेंजिबल एसेट्स, वो AS26 कवर करता है। कौन सा एएस कवर करता है? 26। लाइफ में आगे बढ़ेंगे, फिक्स एसेट के अंदर एक पॉइंट और लिखवा रखा है, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल। नाम तो सुना होगा +1 में। हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल ये बोलता है कि फिक्स एसेट्स को किस प्राइस पे रिकॉर्ड करना? कॉस्ट प्राइस पे, जो आपने इनकर की थी उनको परचेज करने के टाइम पे। और इसमें ना एक वर्ड मैंने बताया था कि हिस्टोरिकल कॉस्ट को ना ऑब्जेक्टिव माना जाता है। ये ऑब्जेक्टिव उद्देश्य वाला ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वाला ऑब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव कौन सा होता था? जिसमें जजमेंट्स होती हैं, जिसमें सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है। ऑब्जेक्टिव कौन सा होता है? जो दृढ़ होता है, जो बस एक ही होता है, सबकी राय में एक, दैट इज ऑब्जेक्टिव। अब बताओ, अगर मैंने एसी रिकॉर्ड करना है, ये एसी जो आपके सामने पड़ा है, ये एसी को मैंने बुक्स में दिखाना है। अगर मैं बोलूं इसकी कॉस्ट 30,000 है, मैं बोलूंगा तो भी 30,000 है, कोई स्टाफ मेंबर बोलेगा तो भी 30,000 है, क्योंकि बिल पे 30,000 है, जितने का बिल बना होगा उतनी कॉस्ट है। लेकिन अगर मैं बोलूं इसकी मार्केट वैल्यू 25,000 है, मैं बोलूंगा कुछ और, कोई और वैल्यू शायद कुछ और डाले, दैट इज सब्जेक्टिव। तो हम क्यों अकाउंट्स में हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल फॉलो करते हैं? क्योंकि उसे वेरीफाई करना आसान है। सर नेट प्रॉफिट में ये तो गलत हो गया आपका। नेट प्रॉफिट में तो वैसे ही एसेट जो आपने बुक्स में डाला वो तो बैलेंस शीट में जाता है, वो P&L में थोड़ी जाता है। उसकी सिर्फ डेप्रिसिएशन जाती है P&L में, पहली बात। जो मेरा स्पेंड नहीं हुआ वो P&L में क्यों जाएगा? फंडों को क्लियर करो। बच्चा डाउट पूछ रहा है कि सर अगर मैं इसे कॉस्ट पे दिखा दूंगा इससे मेरा प्रॉफिट लॉस गलत हो जाएगा। नहीं होगा गलत। कैसे होगा गलत? प्रॉफिट लॉस तो उससे निकलेगा ना जो आपका एक्चुअल में स्पेंड हुआ। अगर मैंने 30,000 का एसी लिया है तो P&L में भी तो 30,000 जाना चाहिए, पर एक बार में नहीं जाता, धीरे धीरे जाता है डेप्रिसिएशन के रूप में। ये फंडे धीरे धीरे आपके और बेटर हो जाएंगे। आपको ऑब्जेक्टिविटी का समझ में आया? ये एक बेस है जिसे बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस। किस चीज का बेस है ये? मेजरमेंट करने का।
यानी मेजरमेंट एक तो कैसे कर सकते हैं, कॉस्ट पे। सर मेजरमेंट करने के और भी बेस हैं, यस। एक जैसा मैंने अभी बताया आपको मार्केट वैल्यू, उसे हम रियलाइजेबल वैल्यू बोल देते हैं। लेकिन रियलाइजेबल वैल्यू बताओ सब्जेक्टिव है कि ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, इसलिए हम उसे फॉलो नहीं करते। फिर एक और बेस बताता हूं, करंट कॉस्ट। करंट कॉस्ट बेस क्या बोलता है, इस एसी का ना सिमिलर मॉडल देखो आज मार्केट में नया कितने का मिल रहा है, मार्केट में जाके पता करने लगा, पता लगा ये मॉडल ही बंद हो गया, फिर प्रॉब्लम आ गई, इसलिए उसे भी हम फॉलो नहीं करते। और एक बेस आपको अगर और याद आ रहा हो, प्रेजेंट वैल्यू बेस, ये ना जो मैंने आपको लास्ट में आगे चैप्टर कराया था अकाउंटिंग एज अ मेजरमेंट डिसिप्लिन, उसमें कवर थे ये सारे। प्रेजेंट वैल्यू बेस पता क्या बोलता है, इस एसी को ध्यान से देखो और इसे एस्टिमेट करो कि फ्यूचर में कितने साल ये हमें बेनिफिट देगा, जितना जितना ये बेनिफिट देगा उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दो। ये प्रेजेंट वैल्यू आपने निकालनी सीखी होगी मैथ्स के अंदर एन्युटी वाले चैप्टर में, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो। अब कोई इससे पूछे मेथड से, पहले तो ये एस्टिमेट करें कितने साल चलेगा, फिर ये एस्टिमेट करें कितना कितना बेनिफिट देगा, भाई तू तो बड़ा सब्जेक्टिव मेथड हुआ। इसलिए सभी को जब हमने कंपेयर किया, विजेता किसको घोषित किया, हिस्टोरिकल कॉस्ट, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव है इन कंपैरिजन टू अदर बेसिस। ये कॉपी में लिखवा रखा है मैंने, पढ़ के देखिए आपको समझ में आ रहा है। और प्लीज रीडिंग साथ साथ प्रॉपर करी जाओ, ताकि जो हम यहाँ पे फास्ट ट्रैक जो बैच लगा रहे हैं इसी में ही आपका ये घर पे करने वाला काम भी साथ साथ में हो जाए, ताकि घर पे जाके आपका टाइम कम लगे, क्योंकि घर पे आपने और सब्जेक्ट्स को भी साथ में चलाना है, टाइम अपने पास लिमिटेड एग्जाम से पहले। यस और नो। फिर एक सवाल आता है मन में, सर अगर कोई फिक्स एसेट हमें फ्री में मिल जाए, फ्री में सर कैसे, गिरा पड़ा मिल गया, हो सकता है, या किसी ने गिफ्ट कर दिया, या सब्सिडी के रूप में सरकार ने दे दिया, ग्रांट दे दिया आपको, ग्रांट बिल्डिंग की दे दी, पैसे में नहीं दी, कहते बिल्डिंग ले ले दो ग्रांट में, तो एसेट तो आ गया मेरे पास फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा तो लगा नहीं, इसे कितने पे रिकॉर्ड करूं। तो इसका आंसर है, वैसे तो अगर मैं हिस्टोरिकल कॉस्ट के हिसाब से चलूं, क्योंकि आपकी कॉस्ट इनकर ही नहीं हुई, तो आपको इसे रिकॉर्ड ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीरो अमाउंट आपकी स्पेंड हुई है, इसका तो प्रॉफिट लॉस पे भी कोई इंपैक्ट नहीं आना चाहिए। पर हम यहाँ पे क्या करते हैं, यूजर्स को बताने के लिए कि हमारे पास ये एसेट्स पड़े हैं, हम इसे रिकॉर्ड करते हैं, पर नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं। और नॉमिनल वैल्यू इतनी छोटी वैल्यू होती है कि अगर वो डाल भी दिया आपने अकाउंट्स में, उसे अकाउंट्स पे कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, इमटेरियल अमाउंट है। पढ़ के देखो आपको अमाउंट समझ में आ रहा है, और यहाँ पे मतलब पॉइंट समझ में आ रहा है। और इसमें एक पॉइंट और उठता है माइंड में, सर हमारी अगर एसेट हम कैश में खरीदते हैं, एंट्री होती है फिक्स एसेट टू कैश, अगर हम बैंक से खरीदते हैं फिक्स एसेट टू बैंक, अगर हम उधार पे खरीदते हैं फिक्स एसेट टू वेंडर। सर ये तो फ्री में मिला है, तो फिक्स एसेट तो आप डेबिट करा लोगे, क्रेडिट किसे करूं, कैश को कर लूं, नहीं कर सकता क्योंकि पैसा तो गया नहीं, बैंक को कर लूं मतलब ही नहीं, बैंक रिकनसाइल नहीं होगा, सप्लायर कर लूं, सप्लायर है ही नहीं कोई, फ्री में मिला है। ऐसे में कैपिटल रिजर्व नाम का एक अकाउंट खोलते हैं हम नया, और इस अकाउंट से होता पता क्या है, जब आप बैलेंस शीट बनाओगे ना, बैलेंस शीट, यहां आपकी मशीन दिख रही है 100 रुपए की, यहां इसका कॉरेस्पॉन्डिंगली कैपिटल रिजर्व दिखेगा लाइबिलिटी साइड पे, क्योंकि आपने कैपिटल रिजर्व को क्या किया है, क्रेडिट। पर अमाउंट इतनी ज्यादा नॉमिनल है कि इससे बैलेंस शीट देखने वाले को कोई फर्क लग ही नहीं रहा, लेकिन उसे यह पता लग गया कि आपके पास ये मशीन पड़ी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा अकाउंट्स का बेसिक पर्पस ये है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, तो इंफॉर्मेशन जितनी ज्यादा ट्रू दोगे, जितनी ज्यादा फेयर दोगे, उतना बेटर है। चले आगे, फिक्स एसेट के अंदर ही मैं एक प्रिंसिपल और कवर करता हूं, जिसका नाम है जी गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल क्या बोलता था, बिजनेस चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा इनडेफिनेटली, ना हमारा बिजनेस को डाउनसाइज करने का कोई इरादा है, ना ही अपने ऑपरेशंस को कर्टेल करने का कोई इरादा है, और ना ही बिजनेस बंद करने का इरादा है। अब गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल का मीनिंग तो समझ में आ गया, सवाल है इसकी एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन फिक्स एसेट में लगती है बहुत तकड़ी इसकी, कि आज तक जो हम फिक्स एसेट्स को बुक वैल्यू पे शो करते आए हैं, बुक वैल्यू के दो नाम और थे, एक रिटर्न डाउन वैल्यू और एक कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट क्यों बोलते थे इसे, क्योंकि ये वो अमाउंट है जिसपे ये कैरी हो रही है बुक्स के अंदर। अब मशीन खरीदी मैंने साल के शुरू में 30,000 की,
एक साल डेप्रिशिएट कर दिया उसको 10% पे, मान लो 3000 डेप्रिशिएट हो गए, 27,000 रहेगी। पर मान लो मार्केट में उसकी वैल्यू सिर्फ 22,000 है सपोज, तो क्या मैं मशीन को 22,000 पे ले आता हूं या मैं 27 भी पड़ा रहने देता हूं? उसका रीजन है गोइंग कंसर्न, क्योंकि गोइंग कंसर्न पता क्या बोलता है, जब बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा तो आप अपने फिक्स एसेट को बेचोगे थोड़े ना जाके, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि फिक्स एसेट्स आर हेल्ड फॉर यूज, और गोइंग कंसर्न कह रहा है बिजनेस चलता रहेगा। तो भाई बिजनेस चलता रहेगा, एसेट आपने यूज करने हैं, फिर क्यों मार्केट वैल्यू देख रहे हो जाके, और क्यों मार्केट वैल्यू लोगों को बता रहे हो? आप फिक्स एसेट्स को किस पे चलते रहने दो, बुक वैल्यू। और बुक वैल्यू के दो नाम और क्या है, एक रिटन डाउन वैल्यू और एक कैरिंग अमाउंट। और बुक वैल्यू कैसे निकलती है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। और एक चीज मैंने यहां लिखवा रखी है कि बुक वैल्यू का मतलब जरूरी नहीं है कि ये बराबर है रियलाइजेबल वैल्यू के, हो सकता है बुक वैल्यू अलग हो और रियलाइजेबल वैल्यू अलग हो, और हम अपने अकाउंट्स में प्रायोरिटी किसको देते हैं, बुक वैल्यू, ना कि, हाँ एक्सेप्शनल केसेस में, जैसे मैं स्टॉक की बात करूं, अब स्टॉक तो बेचना होता है मार्केट में, स्टॉक में इसीलिए आप वो फॉर्मूला लगाते हो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। मशीन में नहीं लगाते, बिल्डिंग में नहीं लगाते, फर्नीचर में नहीं लगाते, एसी में नहीं लगाते, लैपटॉप में नहीं लगाते, गाड़ियों में नहीं लगाते, मोबाइल फोन में नहीं लगाते, जनरेटर में नहीं लगाते, वाटर कूलर में नहीं लगाते, क्योंकि सारे फिक्स एसेट्स हैं। यस और नो? यहां हिंदी लिखवा दी, जब फिक्स एसेट्स बेचने ही नहीं तो रियलाइजेबल वैल्यू पे शो क्यों करें, क्यों करें, क्यों करें? यस और नो? और इसमें एक नोट भी है, अगर गोइंग कंसर्न नो लॉन्गर एप्लीकेबल हो जाए, यानी गोइंग कंसर्न लगना बंद हो जाए, तो वहां आप अपने फिक्स एसेट्स को किस पे डिस्क्लोज करिए करिए, रियलाइजेबल वैल्यू पे, अगर गोइंग कंसर्न लगना बंद हो जाए। यस और नो? लास्ट बेंच, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में क्या फर्क होता है? कौन सा प्रिंसिपल हमने ऑब्जेक्टिव बोला? हिस्टोरिकल कॉस्ट। किसके भाई, सारे एक्टिव रहना, किसी से भी क्वेश्चनिंग हो सकती है बीच में, इसलिए पूछा ही मैंने, कहीं आप सिर्फ सत्संग की तरह सुनते रहो सुनते रहो सुनते रहो, मैंने इसीलिए बीच में पूछा कि किसी से भी पूछा जा सकता है, बी एक्टिव एवरीबॉडी। ठीक है जी, ध्यान रखना, फिर मत कहना हाँ ये पता नहीं लगा ये क्या था, सुनना रह गया। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा किसी से पूछ लेता हूँ, हाँ जी, आज कौन कौन से प्रिंसिपल्स के नाम हमने लिए? गोइंग कंसर्न का नाम लिया, बिल्कुल ठीक। हिस्टोरिकल कॉस्ट बिल्कुल सही, वो कोई और नहीं बोलेगा, रोंडी नहीं, एक और है जो मैं सुनना चाहूंगा, रेज योर हैंड। हाँ जी, एसेट, एसेट तो टर्म है भाई, प्रिंसिपल नहीं है कोई, कॉन्सेप्ट नहीं है कोई। सब्सटेंस ओवर फॉर्म, बदतमीजों, ये भी तो एक कॉन्सेप्ट ही है एक तरह, सब्सटेंस ओवर फॉर्म प्रिंसिपल नहीं है, चलो मैं मानता हूं, मैंने तभी बीच में बोला कॉन्सेप्ट, सब्सटेंस ओवर फॉर्म भी कंसेप्ट ही है, किया हमने आज। हाँ प्रिंसिपल यही दो किए, गोइंग कंसर्न और हिस्टोरिकल कॉस्ट, मैचिंग अभी नहीं करा सर, आपने कहां से कर लिया? कोई बात नहीं, आज नहीं करा हमने। आगे बढ़ते हैं, नोट पढ़िए क्या है ये नोट, जरा चेक करना, मुझे लगता है इसमें गड़बड़ की हुई है बच्चे ने, हिस्टोरिकल कॉस्ट, रियलाइजेशन एंड गोइंग कंसर्न भी लिखवाया होगा मैंने, ये बच्चा, मैंने टालूंगा बच्चा ये, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल कॉमा गोइंग कंसर्न एंड रियलाइजेशन प्रिंसिपल, ये तीन प्रिंसिपल मिलके फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यूएशन क्राइटेरिया की बात करते हैं। वैल्यूएशन क्राइटेरिया का मतलब यहाँ पे क्या है कि इनको कैसे वैल्यू करना है फिक्स्ड एसेट्स को, देखो तीनों कैसे इकट्ठे चलते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या बोलता था, रिकॉर्ड करो जितने पे लिया, बुक वैल्यू नहीं कॉस्ट प्राइस, गलत हो जाएगा, बुक वैल्यू बाद में आएगी, पहले तो कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, सीधा थोड़ी बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दोगे, बुक वैल्यू तो ईयर एंड पे जाके बोल देते हैं कि अब ये बुक वैल्यू इतनी रहेगी। हिस्टोरिकल कॉस्ट का रोल क्लियर। गोइंग कंसर्न क्या बोलेगा, अरे भाई बिजनेस चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, क्यों फिक्स एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे लेके आ रहे हो, इसे बुक वैल्यू पे चलने दो। और रियलाइजेशन बोलेगा हाँ भाई हाँ भाई हाँ, बात तो सही कह रहे हैं, रियलाइजेशन में पता क्या बोलता है, जब तक प्रॉफिट रियलाइज ना हो जाए आप प्रॉफिट रिकॉर्ड ना करो। तो अगर कोई वैल्यू बढ़ भी रही है किसी की एसेट की, तो आपको उसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी रियलाइज नहीं हुआ। तो ये एक नया प्रिंसिपल और सुन लिया आपने, रियलाइजेशन। सबको क्लैरिटी है? अभी पता है एसेट वर्ड ही चल रहा है,
और एसेट वर्ड के अंदर ही हम ज्यादा किसका ऑपरेशन करने लगे, फिक्स एसेट। फिक्स एसेट का ऑपरेशन चल रहा है, और फिक्स एसेट का ऑपरेशन करते हुए एक कंसेप्ट और आ गया, डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिशिएट भी क्या होता है बोलो, फिक्स एसेट। हाँ जी। रियलाइजेशन आप एक बार किताब से पढ़ लेना, जब तक प्रॉफिट्स रियलाइज नहीं होंगे हम उसे रिकॉर्ड ना करें। रियलाइजेशन बोलता है एसेट्स की वैल्यू अगर बढ़ भी रही है, जैसे अब लैंड खरीदा आपने, अगर लैंड की वैल्यू मार्केट में बढ़ गई तो क्या हम अपना मार्केट वैल्यू क्या हम उसे बढ़ा लेते हैं? नो, क्योंकि रियलाइजेशन मना करता है कि प्रॉफिट्स रियलाइज नहीं हो रहे, तो आप उसे क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो। अब डेप्रिसिएशन याद कीजिए, बचपन से तो वियर टीयर, फॉल इन वैल्यू, इससे काम चल जाता था, लेकिन अब हम बड़े हो गए, प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो मैंने कहा था फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट या वियर एंड टीयर, ये सब चीजें जो पड़ी हुई हैं गलत नहीं पड़ी हुई हैं, लेकिन आप थोड़ा एडवांस लेवल पे आइए अब। तो डेप्रिसिएशन की जो प्रॉपर डेफिनेशन थी वो ये थी कि डेप्रिसिएशन होती है सिस्टमैटिक एलोकेशन। एलोकेशन का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन किसकी? डेप्रिशिएबल अमाउंट की। किसके डेप्रिशिएबल अमाउंट की? फिक्स एसेट की। तो मैं यहाँ पे आपको ना एक टाइमलाइन बना के मैंने आपको एग्जांपल करवाया होगा कि अगर मैंने यहाँ पे एसी खरीदा मान लो 30,000 का, ये Y1 है, ये Y2 है, ये Y3 है, क्या 30,000 का एसी इसी साल क्या ये एक्सपायर हो रहा है? द आंसर इज नो। जब इसकी लाइफ 3 साल है तो एसी 3 साल चलेगा। इसका मतलब इस एसी पे जो अमाउंट स्पेंड करी गई उसे एक बार में खत्म कर देना चाहिए या उसे 3 साल में? तो हमारी डेप्रिसिएशन पता है डेफिनेशन क्या बोलती है कि जो एसेट की डेप्रिशिएबल अमाउंट है, डेप्रिशिएबल अमाउंट क्या होती है? जितना आपने डेप्रिशिएट करना है। जैसे अगर इस क्वेश्चन में मैं आपको थोड़ा सा चेंज करूं, अगर मैं यहाँ एसी की साथ में आपको रेजिडुअल वैल्यू दे दूं 3,000 की, निखिल जी रेजिडुअल वैल्यू क्या होती है? ये तो +1 का कंसेप्ट है, रेजिडुअल वैल्यू। याद करिए सारे बच्चे, किस किस को पता है? रेज योर हैंड्स। रेजिडुअल वैल्यू। हाँ जी उमंग। कोई बात नहीं, कूल होके बोले, कोई चक्कर नहीं है, आराम से, सब घर की बात है। बिल्कुल सही। जो जो आपका फिक्स एसेट है ना, जब उसकी लाइफ खत्म हो जाएगी तो जो एंड में जाके उसका बचा कुचा जो पैसा मिलेगा वो रेजुअल वैल्यू सेल करके, से सैल्वेज वैल्यू भी बोलते थे, स्क्रैप वैल्यू भी बोलते थे, बिल्कुल सही वही है। अब एक बात सोचो, जिस एसी पे आपने 30,000 स्पेंड किए और आपको लगता है 3 साल बाद 3,000 तो मिल ही जाएगा, तो आप डेप्रिशिएट 30,000 करोगे या 27,000 करोगे? 27,000। तो 30 में से 3,000 लेस करके जो फिगर आ रही है ना, इसे बोलते थे हम डेप्रिशिएबल अमाउंट। और डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन पता क्या बोलती है? जो आपकी डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसको आप एलोकेट कर दो, उसको आप एलोकेट कर दो, बांट दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दो? लाइफ में। और लाइफ बताओ एग्जैक्ट होती है एस्टिमेटेड होती है? एस्टिमेटेड है। लाइफ भी एस्टिमेटेड है, रेजिडुअल वैल्यू भी एस्टिमेटेड है, इसलिए डेप्रिसिएशन की जो फिगर निकल के आती है वो भी एस्टिमेटेड होती है, ये कभी एग्जैक्ट नहीं हो सकती। हाँ के ना? तो डेप्रिसिएशन का रियल कंसेप्ट ये है अकाउंटिंग टर्म्स में। लाख किताबें बोलती रहे फॉल इन वैल्यू, लाख किताबें बोलती रहे वियर एंड टीयर, लेकिन अकाउंटिंग कंसेप्ट डेप्रिसिएशन का ये है एक्चुअल में। एम आई क्लियर? श्योर? देखो जरा, डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन समझ में आ रही है, फिर डेप्रिशिएबल अमाउंट की डेफिनेशन समझ में आ रही है, और फिर डेप्रिसिएशन पर ईयर। जब मैंने पर ईयर लगा दिया ना, मतलब हर साल डेप सेम है, तो वो तो फिर एसएलएम में ही हो सकती है ना, हर साल डेप सेम। और आपको पता है जो ये वर्ड यूज किया ना, सिस्टमैटिक एलोकेशन, हमारा डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट नहीं बोलता कि हर साल सेम लगाओ, वो तो बोलता है सिस्टमैटिकली एलोकेट करो। अब एक मेथड कहता है सेम डाल लो, सिस्टमैटिक है। एक मेथड कहता है नहीं नहीं, शुरू में ज्यादा डालो फिर धीरे करते रहो, धीरे धीरे कम करते रहो, वो डब्ल्यूडीवी है। सिस्टम अलग अलग है, सारे कह रहे हैं सिस्टमैटिक है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन ये नहीं कहती कि सेम लगाओ, सेम एलोकेट करो। कई जगहों पे सेम बेटर हो सकता है, कई जगहों पे कम करना बेटर हो सकता है, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एसेट यू आर ट्राइंग टू डेप्रिशिएट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और अब देखते हैं किसको याद है एक बात, क्लास में या हमने नोट्स में भी लिखा हुआ है, कॉपी मत देखना, चीटिंग नहीं करनी।
बताइए डेप्रीसिएशन का अगर मैं प्रिंसिपल पूछूं, विद रीजन बताना है, अगर आप चीटिंग करोगे पकड़े जाओगे। डेप्रीसिएशन हमारे अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है किस प्रिंसिपल की वजह से? रेज और हैंड्स, विद रीजन आंसर चाहिए। हाँ जी सिमरन। मैचिंग प्रिंसिपल, कारण? बुक वैल्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैचिंग प्रिंसिपल तो बुक वैल्यू की बात ही नहीं करता। पहली बात, मैचिंग प्रिंसिपल को जस्टिफाई करना है आपने, मैचिंग प्रिंसिपल को। हाँ जी, चलो काफी हद तक आंसर सही है, आपने भी ऐसा ही कुछ कहना है। चलो मैं इसको और बेटर भाषा में समझाता हूँ, इन्होंने जो कहा सही है, बट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट इन अ मोर इलेबोरेटिव मैनर। सो लिसन क्लियर केयरफुली। पहले तो मैचिंग प्रिंसिपल याद करो बोलता क्या था। मैचिंग प्रिंसिपल ये बोलता था, सुनिए ध्यान से, कि अगर ये मेरा एक पी एंड एल है, पी एंड एल है 2020-21 का, तो पी एंड एल की राइट साइड पे आप रेवेन्यू लिखते हो और पी एंड एल की लेफ्ट साइड पे आप एक्सपेंसेस लिखते हो। अगर रेवेन्यू 20-21 के हैं तो एक्सपेंसेस भी तो 20-21 के होने चाहिए, तभी प्रॉफिट लॉस 20-21 का निकलेगा। वरना रेवेन्यू किसी और साल का फेंक दोगे, एक्सपेंस किसी और साल का फेंक दोगे, तो पता नहीं क्या निकलेगा किस साल का। यस और नो? मैचिंग प्रिंसिपल को अगर मैं इंग्लिश में बोलूं, रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड मस्ट बी मैच्ड अगेंस्ट एक्सपेंसेस ऑफ द सेम पीरियड, सिंपल भाषा में। अब सवाल ये है कि डेप्रीसिएशन यहां कैसे फिट हो रहा है। सुनिए, जब आपने मशीन खरीदी, जब आपने मशीन खरीदी, गौर से सुनिएगा, तो उसने आपके पी एंड एल में जो 20-21 का रेवेन्यू आ रहा होगा उसमें भी बढ़ोतरी करी, जो 21-22 का रेवेन्यू आएगा उसमें भी बढ़ोतरी करेगा, और जो 22-23 का रेवेन्यू आएगा उसमें भी बढ़ोतरी करेगा। यस और नो? क्योंकि मशीन 3 साल चल रही है, एसी 3 साल चल रहा है, तो 3 साल आपको रेवेन्यू में बेनिफिट देके जाएगा। तो अब मेरे को ये बताओ, जो एसी का खर्चा है जो पी एंड एल में जाना चाहिए, क्या वो 20-21 में ही सारा चार्ज हो जाना चाहिए, या उसे भी हमें 3 साल में चार्ज करना चाहिए? यही तो मैचिंग प्रिंसिपल है। जब एसी से बेनिफिट 3 साल हो रहे हैं, तो एसी की कॉस्ट 1 साल में कैसे राइट ऑफ कर दोगे? यस और नो? क्या सबको क्लैरिटी हो रही है? क्रैमिंग बिल्कुल नहीं करनी, चीजों को समझिए, हर चीज का लॉजिक है, हर चीज का रीजन है। जब तक आप लॉजिक्स और रीजंस को नहीं समझेंगे, सीए फाउंडेशन अगर क्लियर भी हो गया, आगे जाके दिक्कत आ जाएगी। तो प्लीज क्रैमिंग बेस्ड अप्रोच बिल्कुल छोड़ दो, कंसेप्चुअल बेस्ड अप्रोच फॉलो करो, लॉजिकल बेस्ड फॉलो करो। लॉजिक्स पे चलना है हमने, बिना लॉजिक के नहीं चलना। इज इट क्लियर? तो ये नोट मैंने आपका अभी कवर कर दिया। फिर एक नोट और है, ये भी इसी में ही चल रहा है अभी। इस नोट को पढ़ाने से पहले मैं आपको याद करवाता हूं, एक डेफिनेशन मैंने एसेट्स के बाद लिखवाई हुई है, एक्सपेंस। किस किस को एक्सपेंस की डेफिनेशन याद है? रेज और हैंड। देखते हैं। ऐसे नहीं सर, रेज और हैंड तमीज है, व्यवस्था है, सिस्टम है। दो बच्चे। हाँ जी दिव्या जी। एक बात बताई थी मैंने एक्सपेंस की, द वैल्यू विच हैज एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द काउंटिंग ईयर इज एक्सपेंस। अब एसी से पूछा आपने, एसी एसी तो ईयर 1 में आया है, हमने कहा हाँ। फिर हमने उससे पूछा, ओए तो ईयर 1 में एक्सपायर हो रहा है? वो कहता नहीं, मैं तो ईयर 2 ईयर 3 में भी चलूंगा। तो हमने क्या बोला कि तू एक्सपेंस नहीं हो सकता पूरा, क्योंकि तेरा कुछ पोर्शन तो अनएक्सपायर्ड है। भाई एसी का जितना पोर्शन एक्सपायर हो गया वो तो डेप्रिसिएशन है, वो तो चलेगी पी एंड एल में। याद करो, इसीलिए ट्रेडिंग एंड पी एंड एल का मैंने एक नाम और रखा हुआ था, कब्रिस्तान। याद आया? क्योंकि जो चीजें एक्सपायर हो जाती हैं वो तो कब्रिस्तान में जाती, और जिनका बैलेंस होता है वो बैलेंस शीट में। हम लोग अभी सभी बैलेंस शीट में घूम रहे हैं, पता है आपको? एक दिन आएगा जब हम सभी को, चलो क्यों बोल रहे हैं, अभी बैलेंस शीट में एंजॉय करो। रात को बैलेंस कैरी डाउन करते हो, सुबह बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हो अपना, है कि नहीं है? फैक्ट यही है। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, जो चीजें एक्सपायर होगी,
अकाउंट्स के अंदर, वो जाती है ट्रेडिंग P&L में। तो डेप्रिसिएशन बताओ एक्सपायर्ड पोर्शन है अनएक्सपायर्ड पोर्शन है? एक्सपायर्ड पोर्शन है, वो तो P&L में चार्ज होगी, कब्रिस्तान में चलेगी। लेकिन जो बाकी की वैल्यू रहेगी एसी की, वो तो बैलेंस शीट में दिखेगी, उसे बोलते हैं अनएक्सपायर्ड पोर्शन, वो एसेट है। देखो जरा ये नोट समझ में आ रहा है? बोलिए क्लियर है? फिर एक नोट और है, अभी जो वर्ड मैंने डेप्रिसिएशन बोला, ये टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए तो यूज होता है। अगर कोई इनटेंजिबल एसेट आ जाए, वही पेटेंट कॉपीराइट ट्रेडमार्क वाला खानदान, उन पे भी डेप्रिसिएशन लगती है, बस उसे नाम क्या बोल देते हैं? अमोर्टाइजेशन। तो इनटेंजिबल वाले परिवारों के लिए इसे अमोर्टाइजेशन बोल देते हैं। और अगर कोई वेस्टिंग एसेट्स हैं, जैसे कोई कोल माइन, कोई स्टोन क्वेरी, जहां से मतलब खदानें वगैरह जो होती है ना, जहां से कोयला निकलता है या जहां से पत्थर निकलता है कोई, तो उनमें भी डेप्रिसिएशन लगती है, बस उसे डिप्लीशन बोल देते हैं। ये जब मैंने एंड में जाके डेप्रिसिएशन चैप्टर करवाया था, वहां डिप्लीशन मेथड पढ़ाया हुआ है आपको, अगर आपको याद हो, उसे डिप्लीशन बोल देते हैं। सोच वही है ना, बस थोड़ा सा क्या है कि वर्ड्स का फेरबदल है, कंसेप्ट वही है। देखो जरा समझ में आ रहा है? और ये बच्चे ने क्या करा हुआ है, देखो हमारा ऑनलाइन बच्चा, ये अगली हेडिंग है भाई, ये अगली हेडिंग है, देखो साफ सुथरी लिखी होगी आपने कॉपी में। अब मेरे को ना यही प्रॉब्लम है हमारे ऑनलाइन के अंदर ना, बच्चा मतलब पता नहीं किस दुनिया में बैठ के लिख रहा होता है। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? कंसेप्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये अलग हेडिंग थी भाई। और क्लोजिंग स्टॉक को ही हम इन्वेंट्री भी बोल देते थे, इस पे अलग चैप्टर भी पढ़ा हुआ है। और इसमें रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड्स। एक बात बताऊं, एसेट वर्ड ही चल रहा है, एसेट पे तो बहुत ऑपरेशन करवा रखा है मैंने, अगर आपको याद हो, रिवीजन करो बस बैठ के, चीजें सब लिखवा रखी कॉपी में। एसेट में ये क्या क्या पढ़ा बताओ? पहले तो टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट, नॉन करंट, फिर बताया फिक्स एसेट, फिक्स एसेट में गोइंग कंसर्न, रियलाइजेशन, इवन हिस्टोरिकल कॉस्ट, और फिर बीच में डेप्रिसिएशन का भी कंसेप्ट आ गया सारा, उसी में मैचिंग प्रिंसिपल आ गया, सारा रिवाइज करना जाके। और उसके बाद अब हम धीरे धीरे करके कहां पे आगे? क्लोजिंग स्टॉक। तो ये मेरी हेडिंग अलग से, यस और नो? सबसे पहली बात, क्लोजिंग स्टॉक को हम बुक्स में दिखाते हैं, ये तो पता है हमें, हमें बैलेंस शीट में नजर आता रहा है। हालांकि वो कैसे आता है बुक्स में, वो मैं जर्नल में जाके बताता हूं, पर अभी इतना पता है सबको कि क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में आता है। किस किस को याद है कि क्लोजिंग स्टॉक हम लोग दिखाते हैं ड्यू टू विच प्रिंसिपल? रेज योर हैंड्स विद रीजन। आप दोनों से मैं नहीं पूछूंगा, अब आपने दोनों ने आंसर दे दिया, और वो से भी पूछूंगा मैं, देखते हैं और कौन देना चाहेगा आंसर। क्लोजिंग स्टॉक बुक्स में आता है ड्यू टू विच प्रिंसिपल? ऑप्शंस देता हूं चलो, कंजर्वेटिज्म, हिस्टोरिकल कॉस्ट, गोइंग कंसर्न, मैचिंग, रियलाइजेशन। कुछ मैचिंग कह रहे हैं, कुछ कंजर्वेटिज्म कह रहे हैं, कुछ शांत हैं। ये हमने क्या लेना? आता होएगा अपने घर आता होएगा, हमें क्या लेना देना? हाँ जी, कंजर्वेटिज्म का आंसर आ रहा है। एक बच्चा मैचिंग 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 कर रहा है, आप दो बच्चे क्या कहते हो? मैचिंग मैचिंग। तो मैचिंग मैचिंग ज्यादा हो रहे हैं। कंजर्वेटिज्म मैंने जानबूझ के डाला था पता ऑप्शन में, ताकि आपको मैं तंग करूं। कंजर्वेटिज्म का भी एक कंसेप्ट है, स्टॉक से रिलेटेड है, पर वो बोलता है कि स्टॉक को रिकॉर्ड करो कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर पे, वो ये नहीं बोलता स्टॉक को रिकॉर्ड करो मेरी वजह से। मेरा क्वेश्चन ये नहीं था कि स्टॉक लोअर वैल्यू पे शो क्यों होता है, मेरा क्वेश्चन क्या था? स्टॉक शो क्यों होता है? सवाल ध्यान से पढ़ो सुनो, जवाब तो उससे भी ज्यादा ध्यान से बोलो या लिखो। क्लास में हो तो बोलना एप्लीकेबल कर रहा हूं, पेपर में हो तो लिखना, संभल संभल के चलना है। अगर एग्जाम रहा है तो रीजन होगा कुछ ना कुछ कर रहा है। ICAI में कमी निकाल के या हर बार धरने पे बैठ के कि हमारे नंबर नहीं आए, हमारे नंबर काट लिए, ICAI ने ये कर दिया वो कर दिया, उससे पेपर क्लियर नहीं होता। अपनी कमियों को सुधारना है, समझ रहे हो? ये धरनो धुरनो वाली बात पता है आपको? पहले आपसे 2 साल पहले काफी गर्मा गर्मी हुई थी इस चीज को लेके, कुछ
टीचर्स ने ये कर दिया जी, आईसीआई नंबर नहीं देता, बच्चों को जान के फेल करता है, ये है वो है, बट अल्टीमेटली कुछ कमियां बच्चों में भी होती हैं यार, हमें वो भी तो इम्प्रूव करनी है। यस और नो? एनीवेज, अब अच्छा देखते हैं कौन बच्चा मेरे को ये जस्टिफाई कर सकता है वाई मैचिंग। जस्टिफाई भी तो करो ना, अब आंसर तो लग गया मैचिंग है। नहीं, आप आंसर तो दे सकते थे मैचिंग, रीजन देखते हैं कौन देता है। वही दो तीन बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, बाकी सब आप बताना चाहेंगे? अभी मैंने मैचिंग समझाया आपको। मैडम ये गलत सोच रहे हो आप, वो दिखता है, सिर्फ रिकॉर्ड नहीं करते। बच्चा कह रहा है हम सेल तो क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं, प्रॉफिट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं होता, प्रॉफिट तो कैलकुलेट होता है। ये गड़बड़ कंसेप्ट ना बनाओ माइंड में। पहली बात, प्रॉफिट डेबिट साइड रिकॉर्ड नहीं होता, प्रॉफिट तो दिखता है बस डेबिट साइड पे, हम उसकी रिकॉर्डिंग की कोई एंट्री थोड़ी डालते हैं, वो तो बैलेंसिंग फिगर होती है। क्लोजिंग स्टॉक, हाँ जी, वैसे मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताऊं, ट्रेडिंग ट्रूडिंग भी छोड़ो, अभी तो मैंने ट्रेडिंग कवर ही नहीं किया, आप ट्रेडिंग के बारे में क्यों सोच रहे हो? आप देसी भाषा में भी तो हम बोल सकते हैं कुछ। सोचो जो अभी सामान बचा हुआ है, जो सामान अभी बचा हुआ है उसे मैं खर्चे में कैसे डाल लूं? उसे तो मुझे एसेट में दिखाना चाहिए। आप सिंपल बोलो, छोड़ो ट्रेडिंग को, छोड़ो बैलेंस शीट को, जो बिका नहीं वो तो भी एक्सपायर ही नहीं हुआ, तो वो तो फिर एसेट में ही जाना चाहिए। उसे मैं खर्चे में दिखा, बताओ उसे कब जाके खर्चे में दिखाऊंगा? जब वो बिकेगा। जब मैं बोलता हूं जब वो बिकेगा मतलब वो सेल में आ गया, जब वो सेल में आ गया तब उसका खर्चा जाएगा ना, मैचिंग। जब तक सेल में नहीं आ रहा मैं खर्चा कैसे दिखा दूं स्टॉक का? यस और नो? सबको क्लैरिटी है? पढ़ के देखो, पहला पॉइंट समझ में आ रहा है? पढ़ लिया जी, रीजन पढ़ लिया साथ में। अब दूसरा पॉइंट, सर क्लोजिंग स्टॉक को किस प्राइस पे दिखाते हैं? अभी मैंने फिक्स एसेट तो बताए कि कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड होते हैं और बाद में बुक वैल्यू पे चलते हैं, लेकिन अगर मैं स्टॉक की बात करूं, रिकॉर्ड तो ये भी कॉस्ट प्राइस पे होता है, लेकिन जब इसको हम आगे आगे कैरी करते हैं अगले अगले सालों में, तो ईयर एंड पे आके ना इसमें के पॉइंट लगाते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करो एट कॉस्ट प्राइस और एनआरवी। एक मिनट, एनआरवी क्या होती है? नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? इसमें वर्ड नेट क्यों यूज होता है? वो तो रिलाइजेबल वैल्यू भी हो सकती है। मार्केट में कितने की बिकती है चीज, वो रिलाइजेबल वैल्यू है, तो यहाँ नेट वर्ड क्यों यूज करते हैं? रेज योर हैंड्स किसको पता है? रियलाइजेबल वैल्यू होगी कि जितना मार्केट में चीज बिकती है, दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू, यानी बेच के जितना पैसा आएगा वो रियलाइजेबल वैल्यू है। सवाल ये है इसके आगे नेट वर्ड क्यों लगा हुआ है? सर स्टॉक में डेप्रिसिएशन नहीं होती, स्टॉक में डेप्रिसिएशन नहीं होती। हाँ जी, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात, सेल करने पे कुछ खर्चे हो सकते हैं। तो अगर मेरी चीज मार्केट में 100 रुपए की बिकती है लेकिन 2 रुपए उसमें मेरे खर्चे हो जाते हैं बेचने पे, कोई एजेंट को कमीशन देनी पड़ जाती है, या मान लो मुझे ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा पड़ जाता है, तो नेट मेरी जेब में कितना आया? 98 रुपीज। उसे क्या बोला जाता है? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। इतनी बात क्लियर है? अब सुनिए जरा ध्यान से, अब थोड़ा सा मैं आपको ट्रेडिंग याद करवाता हूं। ट्रेडिंग काउंट इस तरह होता था, मान लो इस साइड मेरी परचेज है, 100 रुपए की मैंने परचेज करी, और मान लो मेरा सेल नहीं हुई अभी, अभी सारा का सारा सामान ऐसे ही पड़ा है। अब सोचो अगर मैं स्टॉक नहीं दिखाऊंगा तो ये 100 रुपए तो खर्चे में आ जाएगा। अभी मैंने बताया मैचिंग क्या बोलेगा? मैचिंग बोलेगा, मैचिंग बोलेगा कि अभी तो ये खर्चा हुआ नहीं क्योंकि बिका नहीं, तो अब मुझे इसका क्लोजिंग स्टॉक दिखाना है। तो एक ऑप्शन तो ये है, अच्छा ये मानते हो, ये बच्चे मानते हो ये कॉस्ट प्राइस होगी, क्योंकि परचेज तो हमने कॉस्ट पे रिकॉर्ड की होगी, परचेज तो हमने, मानते हो? अगर तो मैं इसको 100 में ही दिखा दूं, नो प्रॉफिट नो लॉस, 100 का सामान था, 100 का ही बचा हुआ है, नो प्रॉफिट नो लॉस। इतना क्लियर है? अगर मैं कहूं कि सर ये स्टॉक तो मार्केट में अब इसकी जो वैल्यू रहेगी वो सिर्फ 97 रहेगी, मान लो,
तो हमारा कंजर्वेटिज्म पता क्या बोलेगा, अच्छा 100 रुपए का जो सामान था अब वो सिर्फ 97 में ही बिकता है मार्केट में, मतलब 3 रुपए का लॉस हो गया या हो सकता है। यहां कंजर्वेटिज्म बोलता है फ्यूचर में होने वाले लॉसेस की तैयारी पहले ही कर लो, पर फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट्स को रिकॉर्ड ना करो। अब लॉस तो देखो बुक हो गया 3 रुपए का। अब एक और केस, मार्केट में पता लगा ये स्टॉक तो 105 में बिक रहा है। कंजर्वेटिज्म ने बोला थल्ले आजा, थल्ले थम जा, ठहर जा, कॉस्ट और एनआरबी विच एवर इज लोअर। अगर तो एनआरबी गिर गई एनआरबी पे ले आओ, लेकिन अगर कॉस्ट कम रहेगी एनआरबी ज्यादा होगी तो भी लोअर पे रिकॉर्ड करो। यानी किसी भी केस में हम इसे 100 रुपए से ज्यादा में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ताकि फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट कहीं पहले ही रिकॉर्ड ना हो जाए। ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल है। इसे एक और वर्ड के साथ रिलेट किया था मैंने कंजर्वेटिज्म को, किसको याद है, प्रूडेंस। बिल्कुल सही, प्रूडेंस। एक काम कीजिएगा, ये रिवाइज कीजिएगा, इसका ये जो एग्जाम्पल है ना इसके साथ मैंने ये भी कवर कर दिया। 3 केस वाला एग्जाम्पल था, मैंने देसी सा एग्जाम्पल बना दिया, 100, 97 और 105। कॉपी में जो करवा रखा है वो थोड़ा सिस्टमेटिक है, उसमें खर्चे भी हैं, एनआरबी निकाली हुई है पहले, पर कंसेप्ट यही है जो मैंने अभी समझाया आपको। अगर मैं 100 की चीज 105 में रिकॉर्ड कर देता एंड में आके, तो 5 रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो जाता, जो अभी मुझे रियलाइज हुआ ही नहीं, तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल वायलेट हो जाता। क्या हो जाता? सबको क्लैरिटी है? तो यहां तक कि मैं आपसे रिवीजन एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप घर से करके आओगे, और कल मैं जो शुरू करूंगा क्लास वो फिक्टिशियस एसेट से शुरू करूंगा। जिन बच्चों ने कल का लेक्चर नहीं लगाया था उसकी भी रिवीजन कर लो एक बार। वैसे कल के लेक्चर में बड़े बेसिक से ही हुए थे, आज के लेक्चर में सारा एसेट का कंसेप्ट हुआ है। कर लोगे? थोड़े एनर्जी से बोलो भाई। पक्का? इरादे हैं फौलादी है ना, वो वाला रखना है काम भाई, क्लियर करना है, साथ साथ रिवाइज करते रहना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।